फिल्म द गेम की शुरुआत निकोलस के बचपन के कुछ धुंधले होम वीडियोज फुटेज से होती है। इन फुटेज में उसके पिता का 48वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी उम्र में कुछ समय बाद उसके पिता ने उसी घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वर्तमान समय में निकोलस सैन फ्रांसिस्को का एक बेहद अमीर लेकिन अंदर से पूरी तरह भावनात्मक रूप से टूटा हुआ इन्वेस्टमेंट बैंकर है। वो अपने काम में बेहद सख्त, बेरुखा और निर्दयी है। अपने कर्मचारियों के साथ साथ वो अपनी पूर्व पत्नी से भी बहुत रूखे व्यवहार से पेश आता है। निकोलस खुद भी 48वें जन्मदिन के करीब पहुंच रहा है और यह बात उसे बार बार उसके पिता की आत्महत्या की याद दिलाती रहती है। इसी दौरान उसका छोटा भाई कॉनरॉड उससे मिलने आता है। कॉनरॉड स्वभाव से बिल्कुल उल्टा है, लापरवाह, मस्तीखोर और जिंदगी को हल्के में लेने वाला। निकोलस के जन्मदिन पर कॉनरॉड उसे एक अजीब सा तोहफा देता है, कंज्यूमर रिक्रिएशन सर्विस यानी CRS नाम की एक कंपनी द्वारा आयोजित एक रहस्यमय गेम का वाउचर। कॉनराड दावा करता है कि यह गेम निकोलस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शुरुआत में निकोलस इसे मजाक समझकर टाल देता है, लेकिन जिज्ञासा के चलते वह CRS के ऑफिस चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात जिम फिनगोल्ड नाम के एक सेल्समैन से होती है। फिनगोल्ड उसे बताता है कि यह गेम हर इंसान के लिए अलग होता है और यह वही देता है जिसकी उस इंसान की जिंदगी में कमी होती है। वह इसकी तुलना एक एक्सपेरिमेंटल बुक ऑफ द मंथ क्लब से करता है जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। इसके बाद निकोलस को पूरे दिन चलने वाले बेहद थकाऊ और अजीब टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उससे बहुत ही निजी और असहज सवाल पूछे जाते हैं। उसका मेडिकल चेकअप और फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है। निकोलस जो एक व्यस्त और ताकतवर इंसान है, इन सवालों और पूरी प्रक्रिया से बुरी तरह चिढ़ जाता है। वह बार बार पूछता है कि आखिर ये गेम है क्या, लेकिन उसे कभी कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। कुछ समय बाद जब निकोलस एक अहम बिजनेस मीटिंग में होता है, तभी CRS से उसे फोन आता है। फोन पर बताया जाता है कि उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है और वह इस गेम के लिए उपयुक्त नहीं है। निकोलस को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह होती है कि यही रिजेक्शन इस गेम का पहला कदम था। एक रात जब निकोलस अपने घर लौटता है तो उसे अपने गैरेज के सामने ठीक उसी जगह एक बड़ा लकड़ी का जोकर पड़ा मिलता है जहां उसके पिता ने आत्महत्या की थी। वह जोकर को अंदर ले आता है और टीवी चालू करता है। अचानक टीवी पर न्यूज एंकर सीधे निकोलस से बात करने लगता है। वो बताता है कि निकोलस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। एंकर कहता है, गेम का लक्ष्य ढूंढना ही इस गेम का असली लक्ष्य है। इसके बाद निकोलस को जोकर के मुंह के अंदर से एक चाबी मिलती है। यह उसकी पहली गेम पीस होती है जिसे आगे उसे इस्तेमाल करना है। अगले दिन निकोलस अपने ऑफिस में एक बेहद गंभीर बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है। वह एक ऐसी कंपनी के साथ डील फाइनल करने वाला होता है जिसके मालिक उसके पिता के पुराने दोस्त थे। निकोलस उन्हें अपने कंपनी से बाहर निकालना चाहता है क्योंकि वे उसे पर्याप्त मुनाफा नहीं दे पा रहे थे। मीटिंग के दौरान जब उसे जरूरी दस्तावेज दिखाने होते हैं तो वह अपना ब्रीफकेस खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाम हो जाता है। वह पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी ब्रीफकेस नहीं खुलता। तभी उसे उस रहस्यमय चाबी की याद आती है जो उसे लकड़ी के जोकर से मिली थी। वह मीटिंग के बीच में ही उस चाबी से ब्रीफकेस खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ब्रीफकेस नहीं खुलता। इसके बाद निकोलस एक आलीशान रेस्टोरेंट में अपने भाई कॉनरॉड का इंतजार कर रहा था। वह पहले से ही CRS की अजीब हरकतों से परेशान है। तभी एक वेट्रेस जिसका नाम क्रिस्टीन था, गलती से निकोलस पर वाइन गिरा देती है। निकोलस के गुस्से और रुतबे को देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर तुरंत क्रिस्टीन को नौकरी से निकाल देता है। निकोलस को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके मन में शक पैदा होता है कि कहीं ये गेम का हिस्सा तो नहीं। क्रिस्टिन वहां से चली जाती है। तभी एक वेटर निकोलस को एक नोट देता है जिस पर लिखा था, क्रिस्टिन के साथ रहो।
निकोलस उसके पीछे पीछे जाता है और उससे माफी मांगता है। निकोलस जब क्रिस्टिन से माफी मांगता है तो वह उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वह उसे बूढ़ा और खूसट कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी लड़खड़ाकर गिर जाता है। क्रिस्टिन तुरंत इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। निकोलस भी पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस आती है और उस बुजुर्ग आदमी को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाती है। साथ ही हालात को देखते हुए निकोलस और क्रिस्टीन को भी उसी एम्बुलेंस में बैठा लिया जाता है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो निकोलस को जिंदगी का एक और बड़ा झटका लगता है। जिस अस्पताल में उन्हें लाया गया था उसका वह पूरा हिस्सा पूरी तरह खाली और सुनसान होता है। न वहां कोई डॉक्टर होता है, ना कोई मरीज और ना ही वह एम्बुलेंस। तभी निकोलस को समझ आता है कि वह बीमार आदमी, पुलिस और एम्बुलेंस सब कुछ एक सोचा समझा नाटक था, सिर्फ उसे यहाँ तक लाने के लिए। घबराहट और गुस्से में वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान निकोलस और क्रिस्टिन एक लिफ्ट में घुसते हैं, लेकिन लिफ्ट अचानक बीच में फंस जाती है। अंधेरे और बंद लिफ्ट में फंसकर निकोलस को पहली बार एहसास होता है कि यह खेल मजाक नहीं है। काफी कोशिशों के बाद वे किसी तरह लिफ्ट से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि सीआरएस के गार्ड और उनके साथ छोड़े गए कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों जान बचाकर एक निर्माणाधीन इमारत के बीच से भागते हैं। यही निकोलस को पहली बार सच में अपनी जान का डर महसूस होता है। किसी तरह वे वहां से निकलकर एक होटल पहुंचते हैं। इसके बाद क्रिस्टिन एक टैक्सी लेकर अपने घर चली जाती है। जाने से पहले वो निकोलस से एक चौंकाने वाली बात कहती है। वो बताती है कि उस पर वाइन गिराने के लिए उसे पैसे दिए गए थे, लेकिन जाते जाते वह यह भी कहती है कि निकोलस वाकई में बहुत हैंडसम है। क्रिस्टिन के जाने के बाद निकोलस को याद आता है कि वह अपना कार्ड होटल में ही छोड़ आया है। जब वो कार्ड लेने वापस होटल जाता है और कार्ड लेकर कमरे में प्रवेश करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा कमरा तहस नहस किया गया था। कमरे में उसकी और क्रिस्टीन की कुछ निजी तस्वीरें फैली हुई थी और हर तरफ भारी मात्रा में ड्रग्स रखे हुए थे। यह देखकर निकोलस पूरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब उसे फंसाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वह जल्दी जल्दी ड्रग्स को बाथरूम के बेसिन में बहा देता है और बिना रुके वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने कुछ समय पहले अपनी कंपनी से निकाल दिया था। निकोलस को लगता है कि शायद यह सब उसी की साजिश है, उसे बदनाम करने और बर्बाद करने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि वह आदमी इसमें शामिल नहीं है। निकोलस उससे माफी मांगता है और भारी मन से वहां से लौट आता है। जब निकोलस अपनी विशाल और बेहद सुरक्षित हवेली में वापस पहुंचता है तो उसे उम्मीद होती है कि कम से कम यहाँ उसे सुकून मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है उसे एहसास होता है कि उसका किला अब सुरक्षित नहीं रहा। उसकी पुश्तैनी और कीमती हवेली के दीवारों पर चमकदार नियॉन स्प्रे पेंट से भद्दे शब्द और डरावने चित्र बनाए गए थे। यह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, यह उसकी विरासत और उसके अहंकार का खुला अपमान था। फर्नीचर बिखरा पड़ा होता है और पूरे घर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। इसके बाद निकोलस अपने भाई कॉनरॉड से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वह कॉनरॉड को देखता है वह दंग रह जाता है। जो कॉनरॉड हमेशा हंसमुख, लापरवाह और जिंदगी को मजाक में लेने वाला इंसान था, अब पूरी तरह टूटा हुआ, डरा हुआ और बदहवास दिखाई देता है। वह पसीने से तरबतर है, उसकी आंखें इधर उधर भाग रही है जैसे कोई हर पल उसका पीछा कर रहा हो। कॉनरॉड कांपती आवाज में निकोलस से कहता है कि द गिब का गिफ्ट देखकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वह दावा करता है कि सीआरएस कोई गेम कंपनी नहीं बल्कि एक खतरनाक आपराधिक संगठन है। उन लोगों के राज जान लेने की वजह से अब सीआरएस कॉनरॉड के पीछे भी पड़ गई है। वे लोग निकोलस का सारा पैसा हड़प चुके हैं और अब उसे मारना चाहते हैं। बात करते करते कॉनरॉड इतना ज्यादा घबरा जाता है
कि वह अचानक निकोलस को वहीं छोड़कर भाग खड़ा होता है। भागते हुए वह चिल्लाता है, वे हमें देख रहे हैं। कॉनराड के चले जाने के बाद निकोलस पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं बचा जिस पर वो भरोसा कर सके। इसके बाद निकोलस घर जाने के लिए एक टैक्सी पकड़ता है, लेकिन टैक्सी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ड्राइवर अजीब ढंग से गाड़ी चलाने लगता है। वह जानबूझकर गलत रास्ते पर मुड़ जाता है, एक ऐसा रास्ता जो निकोलस के घर की ओर जाता ही नहीं। निकोलस ड्राइवर को टोकता है और कहता है कि वह गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन ड्राइवर उसकी बात अनसुनी कर देता है और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर देता है। टैक्सी खतरनाक रफ्तार से दौड़ने लगती है। निकोलस घबरा जाता है और चिल्लाता है, रुको, गाड़ी रोको। अचानक ड्राइवर चलती गाड़ी से कूद जाता है। बेकाबू टैक्सी एक पुल की रेलिंग तोड़ती हुई नीचे पानी में जा गिरती है। निकोलस किसी तरह कार से बाहर निकलता है और मौत को बेहद करीब से छूकर अपनी जान बचा लेता है। पूरी तरह टूट चुका निकोलस अब पुलिस में शिकायत दर्ज करता है। पुलिस के साथ वह सीआरएस की उसी बिल्डिंग में जाता है जहां उनका ऑफिस हुआ करता था, लेकिन वहां पहुंचकर एक और झटका मिलता है। पूरी बिल्डिंग खाली होती है। ना कोई ऑफिस, ना कोई स्टाफ, ना सीआरएस का कोई नामो निशान। अब निकोलस के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी उसे क्रिस्टिन याद आती है। वह सीधे उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि क्रिस्टिन का घर भी पूरी तरह नकली है। नल खोलने पर पानी नहीं आता, फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं होता और किताबों की जगह सिर्फ नकली किताबें रखी होती है। निकोलस क्रिस्टिन से पूछता है कि ये सब क्या है। क्रिस्टिन डरते हुए कहती है, वे अभी भी हमें देख रहे हैं स्मोक डिटेक्टर के जरिए। यह सुनते ही निकोलस गुस्से में आकर स्मोक डिटेक्टर को तोड़ देता है और उसी पल सीआरएस के लोग बंदूकें लेकर घर में घुस जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। क्रिस्टीन जान बचाकर भागने लगती है। उसे भागता देख निकोलस भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों किसी तरह सीआरएस के लोगों को चकमा देकर एक कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। कार चलाते हुए निकोलस टूटे हुए स्वर में क्रिस्टीन से पूछता है, यह सब कब रुकेगा? क्रिस्टीन जवाब देती है, मुझे नहीं पता। फिर वह एक और खौफनाक सच बताती है, अब तक सीआरएस उसके सारे पैसे निकाल चुकी होगी। निकोलस हैरानी से कहता है कि यह कैसे मुमकिन है। तब क्रिस्टीन बताती है कि जब उसका मानसिक और शारीरिक टेस्ट लिया जा रहा था, उसी समय सीआरएस ने उनके सारे कोड्स क्रैक कर लिए थे। वह कहती है कि अगर उसे यकीन ना हो तो बैंक में फोन करके खुद पता कर ले। निकोलस उसी वक्त बैंक में कॉल करता है और अपनी डिटेल्स देता है। उधर से जवाब आता है, सर आपका अकाउंट बैलेंस 0 है। यह सुनते ही निकोलस पूरी तरह खामोश हो जाता है। अब उसके पास न पैसा बचा है, न ताकत और न ही कोई सहारा। इसके बाद निकोलस और क्रिस्टीन एक सुनसान घर की ओर बढ़ते हैं। क्रिस्टीन निकोलस से कहती है, टेंशन मत लो, पैसे ही तो गए हैं, कम से कम तुम जिंदा हो तो। यह सुनकर निकोलस गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि कितने पैसों की बात कर रही हो? 600 मिलियन डॉलर। इतना कहते ही निकोलस को अचानक चक्कर आने लगता है। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले क्रिस्टीन ने उसे कॉफी दी थी। क्रिस्टीन सच्चाई बताती है, उस कॉफी में कुछ मिलाया गया था। वह कहती है कि उसके पैसे पहले नहीं निकाले गए थे। पैसे तब निकाले गए जब रास्ते में उसने खुद बैंक को फोन करके अपनी सारी डिटेल्स दी थी। इतना सुनते ही निकोलस बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कब्र के अंदर पाता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है। गंदे कपड़े, जेब में एक पैसा नहीं और खाने तक के पैसे नहीं। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी कीमती घड़ी तक बेचनी पड़ती है। जो इंसान कभी उंगली के इशारे पर काम करवाता था, वही अमीर बैंकर अब मैक्सिको की चिलचिलाती धूप में पैदल चलने को मजबूर हो जाता है। किसी तरह वह ट्रकों में छिपकर और लोगों की मदद से अमेरिका की सीमा पार करता है और वापस सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। लेकिन वह ना अपने घर जा सकता है और ना ही अपने दफ्तर। उसे लगता है कि हर जगह सीआरएस के लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह अपने पुराने संपर्कों से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है
कि उसके बैंक खाते फ्रीज हो चुके हैं, उसकी कानूनी पहचान खतरे में है। अब वो अपने ही शहर की गलियों में एक भगोड़े की तरह छिपता फिरता है। अब निकोलस को पूरा यकीन हो चुका होता है कि यह खेल उसकी जान लेकर ही रुकेगा। आखिरकार वह एक गुप्त ठिकाने से एक रिवॉल्वर का इंतजाम करता है। अब उसका सिर्फ एक मकसद होता है, सीआरएस के हेडक्वार्टर में घुसकर इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना। इसी दौरान वह क्रिस्टीन को ट्रैक करता है और उसके नए ठिकाने पर पकड़ लेता है। निकोलस क्रिस्टीन को गन पॉइंट पर लेकर सीआरएस के बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है। वो बेहद डरा हुआ और गुस्से में था। उसे लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। क्रिस्टीन उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, निकोलस रुको, यह अभी भी खेल का हिस्सा है। जो लोग बाहर हथियार लेकर आ रहे हैं वे एक्टर्स हैं। दरवाजा मत खोलना, वहां तुम्हारे दोस्त और परिवार वाले हैं। तभी निकोलस को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। जैसे ही छत का दरवाजा खुलता है, निकोलस घबराहट में गोली चला देता है। सामने उसका छोटा भाई कॉनरॉड खड़ा था, हाथ में शैंपेन की बोतल और फूलों का गुलदस्ता लिए। गोली कॉनरेड के सीने में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। निकोलस को लगता है कि उसने अपने सगे भाई की जान ले ली है। अपने भाई की मौत से टूट चुका निकोलस गहरे सदमे में चला जाता है। वह तय कर लेता है कि अब उसे भी जीने का कोई हक नहीं। ठीक अपने पिता की तरह वह बिल्डिंग की छत से नीचे छलांग लगा देता है। यह फिल्म का सबसे इमोशनल और सबसे चौंकाने वाला पल था। लेकिन निकोलस नीचे कंक्रीट पर नहीं बल्कि एक विशाल एयरबैग पर गिरता है। जैसे ही वह उठता है, वह देखता है कि उसके सारे दोस्त, रिश्तेदार, उसकी पहली पत्नी और उसका भाई कॉनरॉड, जो बिल्कुल जिंदा है और ठीक होता है, तालियां बजा रहा है। कॉनरॉड उसे बताता है यह सब सच में उसका बर्थडे गिफ्ट था। जो गोली चली थी वह नकली थी, उसे गिरने का सिर्फ नाटक किया था। वह समझता है कि क्योंकि उनके पिता ने आत्महत्या की थी, इसीलिए इस पूरे गेम का मकसद निकोलस को मौत के बेहद करीब ले जाकर उसे जिंदगी की कीमत समझाना था। और यही वजह थी कि निकोलस ने ठीक उसी ऊंचाई से और उसी तरीके से छलांग लगाई थी जैसे उसके पिता ने लगाई थी। लेकिन सीआरएस ने उसे मरने नहीं दिया। फिल्म के अंत में निकोलस एक बदला हुआ इंसान नजर आता है। वह अब एक कंजूस, कठोर और रूखा बैंकर नहीं रहा। आखिरी सीन में वह एयरपोर्ट पर क्रिस्टीन को रोकता है, जिसका असली नाम क्लेयर था, और उसे कॉफी के लिए पूछता है। यह संकेत होता है कि निकोलस अब फिर से मुस्कुराना और जिंदगी जीना सीख चुका है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी नई और बेहतरीन कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।